हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं आपको एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए उन चुनिंदा प्रश्नों का हल कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, और मैं आज आपको पूरा फुल डिस्कशन के साथ कराऊंगा। चारों ऑप्शन के साथ आपको हम रूबरू कराएंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन की जानकारी आपको हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट बना रहा तो हम आपको दोगुनी ऊर्जा के साथ और मेहनत करेंगे और आपको घर बैठे आपकी तैयारी को पूरा करवाएंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी दिया खान अब्दुल गफ्फार खान। हम लोग का क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रंटियर गांधी का नाम आएगा ना, तो फ्रंटियर गांधी से क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, फ्रंटियर गांधी एक का आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है सीमांत गांधी, ठीक। तीसरा आपको याद रखना है, इसी को बहादुर खां भी कहा जाता है, इसी को बहादुर खान कहा जाता है। ये सब का सब नाम एक ही व्यक्ति का है जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, ठीक है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ का रहने वाले थे, तो आपको याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान का रहने वाले थे। और यही खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिसको भारत का पहली बार प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया, तो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये क्या है, प्रथम विदेशी है, प्रथम विदेशी जिसे क्या मिला तो बोलेगा भारत रत्न मिला था, प्रथम विदेशी है ये, ठीक है। भारत पर दो विदेशी को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। एक आपका खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान का रहने वाले हैं, इसको मिला था 1987 ईस्वी में। और दूसरा आपका है नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला आपका कहाँ का रहने वाले हैं, तब बोलिएगा साउथ अफ्रीका का रहने वाले। दो ही विदेशी है जिसको क्या मिला है, भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। आप हमको बताइएगा कि भारत का कौन सा व्यक्ति है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान मिला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या है, तब बोलेगा निशान ए पाकिस्तान। क्या है, निशान ए पाकिस्तान है। तो इसको पाने वाला भारत का कौन सा व्यक्ति है, भारत का आंसर इसका क्या होगा कि भारत के वही व्यक्ति हैं जो भारत में सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे। भारत का वही व्यक्ति है जो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। तो आपको ये नाम याद आ गया होगा ना, मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई जो है भारत रत्न भी मिला उसको, और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान, ये दोनों मिला था इसको। मोरारजी देसाई है जो भारत में पहली बार 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के सरकार को लेकर के आए, और इस प्रकार से प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन बने थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, मोरारजी देसाई। चलिए हम लोग ऑप्शन वाइज डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लाला लाजपत राय, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में समझिएगा। लाला लाजपत राय को आपको याद कीजिए, साइमन कमीशन जब आया था, ठीक है, जब साइमन कमीशन आया था तो बोलेगा किसका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन सा व्यक्ति था जो पुलिस की लाठियों की चोट से बाद में वो शहीद हो जाते हैं, तो आपको याद होगा लाला लाजपत राय को, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। यही कर रहे थे किसका विरोध, तो बोलेगा साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और उसी का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से चोटिल होकर के इसके बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेगा शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, बोलेगा लाला लाजपत राय को। एक आप सुने लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल में किसका किसका नाम आता है, लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों का तीनों आपको याद रख लेना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले महा इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बोलेगा बारदोली की महिलाओं ने। किसने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है, बारदोली की महिलाओं। ये कहां पे है, तो ये 1928 में। बोलेगा बारदोली की घटना कब घटी थी, तो बारदोली की घटना 1928 में घटी थी। कहां पे, तो बोलेगा गुजरात में बारदोली की घटना 1928 में घटी थी। तो आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, आपका आंसर क्या होगा, बारदोली की महिलाओं ने। ये बारदोली की घटना कब घटी थी, 1928 में। कहां हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। आपको याद होना चाहिए मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए, आपको याद होना चाहिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की मांग,
मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले किसने किए थे? भारत में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में, आपको याद है ना कराची अधिवेशन, तो भारत में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार की मांग 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कौन किए थे? बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही किए थे। आपको पता होना चाहिए ना, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी किसकी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपका किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब है? 31 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं? तो बोलेगा राष्ट्रीय एकता दिवस बनाई जाती है। 31 अक्टूबर को क्या बनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस बनाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आपका ये जो टोटल इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है, आपको गुजरात के नर्मदा जिले पे स्थित है। आप हमको बता दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति जो है 182 मीटर ऊंचाई का है, इसका जो डिजाइन करता कौन है? तो आपको पता है इसका जो डिजाइन करता है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो राम जी सुतार, इसका नाम क्या है? राम जी सुतार, यही आपको सरदार वल्लभ पटेल का मूर्ति का डिजाइन किए थे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं। अगर बोलेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई, ध्यान में रखना अस्थाई अध्यक्ष का बात कर रहे हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यही आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थाई बोलेगा ना, अस्थाई बोलेगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे ये। ठीक, आपको याद रखना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। बताइए हमको संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी जिसमें सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था? तो देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का दूसरा बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसका अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस प्रकार से संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए ऑप्शन नंबर डी को चर्चा कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी तो हम लोग जान चुके हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। चलिए भाई आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? राज्य अपहरण नीति किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी। ठीक है, आइए हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, राज्य हड़प नीति, देखिए राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, ठीक, जो जो घटना घटी हम एक गवर्नर, ये गवर्नर है आपका। राज्य हड़प नीति बोले भारत में ट्रेन की शुरुआत यानी रेल की शुरुआत हुई, रेल की शुरुआत हुई, भारत में डाक प्रथा की शुरुआत हुई। ये सब का सब घटना किसके घटना शासनकाल में हुई? तब बोलेगा डलहौजी के शासनकाल में हुई। राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। भारत में जो रेल की शुरुआत हुई ना 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में टोटल 34 किलोमीटर चली थी। ट्रेन का इंजन का नाम फेरी क्वीन था। आपको याद है ना कौन क्या नाम था? फेरी क्वीन। ये आपका पहली बार भारत में पहला प्रथम इंजन फेरी क्वीन था। ये 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। गवर्नर कौन थे? डलहौजी थे। ठीक है, डाक प्रथा आपको पता होना चाहिए ना, डाक प्रथा की शुरुआत आपका कब हुआ? तो ये भी आपका 1856 में हुआ था। और राज्य हड़प नीति कब हुई थी? 1856 ईस्वी में। ये तीनों का तीनों घटना याद रखना आपको डलहौजी में। आप हमको बता दीजिएगा भारत में रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो गड़बड़ नहीं होना, भारत में जो रेल का जो जनक है ना, रेल का जनक, ये रेल का जनक भी किसे कहा जाता है? बोलेगा डलहौजी को ही कहा जाता है। भारत में रेल का जनक, हम रेल का जनक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये भारत में रेल का जनक है। लेकिन बोलेगा विश्व में रेल का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में रेल का जनक, तब आपको डलहौजी याद नहीं रखना है, तब आपको क्या याद रखना है? विश्व में रेल का जनक कौन है? तब बोलेगा जॉर्ज
स्टीफेंसन। कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन है ये विश्व में रेलवे का जनक। भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1853 में। आप हमको बता दीजिए विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली? तो विश्व में पहली बार जो ट्रेन चली थी 1825 ईस्वी में चली थी। विश्व में पहली बार ये लंदन में चली थी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को डलहौजी के बारे में आपको इतना याद रख लेना है। अब आइए ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे, हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय पे आपको देखिए हार्डिंग में आपको आइए डिस्कशन करते हैं हम लोग। हार्डिंग में क्या क्या याद रखना है? हार्डिंग में आपको 3-4 घटना याद रखना है। ठीक है, पहली बार हार्डिंग को आपको याद रखना है कि हार्डिंग में आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी। ये घोषणा होती है आपका 1911 में और बन जाती है 1912 ईस्वी में। कहां बन जाती है? तब बोलेगा दिल्ली। उस समय गवर्नर कौन था? तो ये हार्डिंग ही था। ये गवर्नर कौन था? तो आपको हार्डिंग होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हार्डिंग में। दूसरा क्वेश्चन आपको हार्डिंग में याद रखना है कि बंगाल विभाजन। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन, बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना वो आपका 1905 में हुआ था। उस समय गवर्नर कर्जन थे। लेकिन ये बंगाल विभाजन का जो रद्द हुआ, ठीक है, ये बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ वो आपका 1911 ईस्वी में हुआ और उस समय जो गवर्नर थे उनको कौन थे? हार्डिंग थे। तो ध्यान में रखना है बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में हुआ? तो बोलेगा हार्डिंग के समय में 1911 ईस्वी में। और बोलेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय गवर्नर कौन था? कर्जन था। ये 2 घटना हम लोग हार्डिंग में दिखे। तीसरा घटना हार्डिंग में आइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? आपको पता होना चाहिए। 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। तो बोलेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसके समय में हुआ था? हार्डिंग में। ये समाप्त नहीं, समाप्त बोलेगा तो चेम्सफोर्ड चला जाएगा। बोलेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसके समय हुआ था? तो बोलेगा 1914 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? तो बोलेगा हार्डिंग था। एक क्वेश्चन और आइएगा, आपको बोलेगा कि लॉर्ड हार्डिंग को किसने बम फेंक दिया था? किसने इसको हत्या किया था? तो आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। किसने? रास बिहारी बोस ने इसकी हत्या कर दिया था, इस पे बम फेंक दिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। चलिए लॉर्ड हार्डिंग से आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत में द्वैध शासन का जनक। बोलेगा भारत में द्वैध शासन किसने लाया था? द्वैध शासन किसने लाया था? तब बोलिएगा कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव लाया था। और आपको पता होना चाहिए ना प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। पश्चिम बंगाल में प्लासी का आपका है, बोलेगा प्लासी का युद्ध हुआ था ये। और ये प्लासी का मैदान कहाँ पे? बोलेगा वेस्ट बंगाल में है। और ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच? तो बोलेगा रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें विजय किसकी हो गई थी? रॉबर्ट क्लाइव में। आपको याद होना चाहिए कि इसी युद्ध में सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर कौन था? मीर जाफर ने क्या दे दिया था? इसको धोखा दे दिया था, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। चलिए आपको रॉबर्ट क्लाइव में इतना क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी का हम लोग दिया है विलियम बेंटिक। इससे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक को जब याद रखिए, जब आएगा तो आप याद रखिएगा 1829 ईस्वी को। 1829 ईस्वी में क्या हुआ था आपको याद है? 1829 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बोलेंगे 1829 ईस्वी में हम लोग का हुआ था सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। किसके सहयोग से? तब बोलेगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। क्या? सती प्रथा का अंत। तो विलियम बेंटिक से हम लोग को इतना क्वेश्चन आपको क्या करना है? याद रख लेना है। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए दिया सरोद, ऑप्शन बी दिया सितार, ऑप्शन सी दिया बीना और ऑप्शन डी दिया तबला। आइए सरोद,
खान, सॉरी अमजद अली खान। तो पहले बात, अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो बोलेंगे अमजद अली खान का संबंध किससे? बोलेगा सरोद से है। ठीक है, आपको कुछ हम वाद्य यंत्र के वादक को याद रख लेना है। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा शहनाई का प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बोलेगा शहनाई से है। जाकिर हुसैन का नाम याद रख लीजिएगा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बोलेगा तबला से है। ठीक है, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे बांसुरी से चल जाएंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम याद रख लेना आपको। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। इस प्रकार से आपको जो बताएं वो आप याद रखिएगा। हम इसके लिए स्पेशल टॉपिक से वीडियो बनाएंगे। आइए हम पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन ए में दिया हुआ था सरोद, ये तो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी में दिया सितार, ये सितार को भूलिएगा नहीं भाई। इस सितार का जो आविष्कार भारत में कौन किया पहली बार? तो आपको याद होना चाहिए अमीर खुसरो। बोलेगा सितार का आविष्कार भारत में कौन किया? सिर्फ सितार ही नहीं, तबला का भी, सितार और तबला का आविष्कार भारत में कौन किया? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था जानते हैं ना? मोहम्मद हसन। ठीक है, अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? बोलेगा मोहम्मद हसन। ठीक, तबला और सितार का आविष्कार भारत में कौन किए? अमीर खुसरो किए। और अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या? मोहम्मद हसन। इतना याद हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे, बीना। अरे भाई बीना को देखिए, बीना के बारे में आपको याद रखना है। ये बीना वादक आपको याद रखना है। भारत के इतिहास में चलिएगा तो आपको एक राजा मिलेगा जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, याद आना चाहिए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण थे। ठीक है, बोलेगा समुद्रगुप्त ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बोलिएगा बीना। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त बीना में इतना ज्यादा निपुण थे कि अपने सिक्कों पर, ठीक है, बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया था। क्या किया था? सिक्कों पर। ठीक है, सिक्कों पर चित्र अंकित करवा दिया था बीना बजाते हुए। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा राजा है जो अपने शासन काल में सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र का अंकित किया था? तो आपको आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। हमको बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलिए ठीक है, आइए अच्छा एक क्वेश्चन बता दीजिए, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तब भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यही है। भारत का सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बोलिएगा बीना ही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तबला। तो तबला के बारे में तो हम लोग देख लें, सितार और तबला कौन किए? अमीर खुसरो किए थे। आप हमको बता दीजिए कि कौन सा मुगल बादशाह था जो नगाड़ा बजाने में निपुण था? क्या बजाने में निपुण था? तो बोलेगा नगाड़ा। तो आपका आंसर क्या होगा? अकबर। ये अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो बोलेगा नगाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलता है ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? ठीक है, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया CFC और ऑप्शन नंबर डी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड। आइए सबसे पहले ओजोन परत के बारे में समझते हैं। ये ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो आपको याद रख लेना, भारत में ओजोन पृथ्वी का टोटल लेयर पहले याद रख लीजिएगा। सबसे नीचे जो आपको मिलेगा क्षोभ मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे नीचे क्षोभ मंडल। उससे ऊपर में आपको क्या मिलता है? बोलेंगे समताप मंडल। ठीक है, उसके ऊपर में जाइएगा तो मध्य मंडल, और उसके ऊपर में जाइएगा तो आपको आयन मंडल, और उससे ऊपर में आपको एक आपका miलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और इसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेयर। ठीक, ये दोनों के इंग्लिश वर्ड याद रखना है क्योंकि इसको पूछ देता है, कभी हिंदी वर्ड नहीं देता है। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, याद रखिए टोटल 5 गो लेयर है। 5 लेयर के बारे में समझिएगा, इससे आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। क्षोभ मंडल में जितना भी मौसमी घटनाएं होती है, सब मौसमी घटनाएं किस में होती है? तब बोलेगा क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? बोलेगा ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? बोलेगा समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। अभी ओजोन परत के बारे में हम लोग और देखेंगे। बोलेगा जितना भी वायुयान उड़ते हैं, वायुयान जितना भी उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं? बोलिएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, जितना भी हवाई जहाज हम लोग उड़ते हैं कौन सा मंडल में देखते हैं? समताप मंडल में। एक आपको आयन मंडल के बारे में याद रखना है, कृत्रिम उपग्रह।
कृत्रिम उपग्रह कहाँ संचालित की जाती है बोलेगा? आयन मंडल में। आज जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं इसके लिए सैटेलाइट के माध्यम से ना चलता है, ये सब कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं बोलिएगा? आयन मंडल में। चलिए अब आइए ओजोन परत के बारे में समझिएगा। ये ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करना? रोकना। ठीक है, ओजोन परत का काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। और ये ओजोन परत का जो क्षय होता है ना, वो हम लोग के लिए बहुत ही भाई दुर्घटनीय घटना है, क्योंकि ओजोन परत का जो क्षय होता है वो CFC से होता है। क्षय मतलब विनाश। ओजोन परत किसके विनाश होता है बोलेगा? CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो गैस है और ये जो गैस निकलती है कहां से निकलती है जानते हैं? आप जो रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, आप जो सोफा सेट का यूज करते हैं, आप जो AC का यूज करते हैं, इससे गैस निकलती है जिसका नाम है CFC। और ये CFC किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को। और ओजोन परत का काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। अगर ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगी, और अगर हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगी तो जानते हैं मनुष्यों में एक बीमारी होगी जो बहुत घातक बीमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं? त्वचा कैंसर। क्या बोलेंगे? त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग का ओजोन परत संरक्षण के लिए एक दिवस बनाई जाती है विश्व में, 16 सितंबर। आपको याद रखना चाहिए 16 सितंबर को क्या बनाई जाती है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या बनाई जाती है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाई जाती है बोलिएगा? 16 सितंबर को बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।